जैसा कि हम बात कर रहे थे, आरबीआई की 5 फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। कौन कौन सी 5 फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं आरबीआई की? एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्या नाम है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और इसकी कहानी क्या है? देखो, 2 बॉडीज हुआ करती थी। एक का नाम था डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और दूसरी का नाम था क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों बॉडीज को मर्ज किया गया और 1978 में स्टैब्लिश किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। किस कानून के तहत स्टैब्लिश किया गया? DICGC एक्ट ऑफ 1961। किस कानून के तहत? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1961 के तहत 1978 में स्टैब्लिश किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को। बहुत सिंपल, पहले 2 बॉडीज हुआ करती थी। एक का नाम होता था डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और दूसरे का नाम होता था क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों बॉडीज को मर्ज किया गया और 1978 में स्टैब्लिश किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को। किस कानून के तहत? DICGC एक्ट ऑफ 1961 के तहत। और ये जो DICGC है, इसका काम क्या है? इट ऑफर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस। और डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो किसी भी बैंक अकाउंट में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट होता है, इट इज इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कल को आपका बैंक किसी भी रीजन की वजह से फेल हो जाए, कल को आपका बैंक किसी भी रीजन की वजह से दिवाला हो जाए, तो आपके बैंक अकाउंट में जो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है, इट इज इंश्योर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। बहुत सिंपल, आरबीआई की एक सब्सिडरी का नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1978 में स्टैब्लिश किया गया। किस कानून के तहत? DICGC एक्ट ऑफ 1961 के तहत। इसका काम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। बेसिकली किसी भी बैंक अकाउंट में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है, इट इज इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अच्छा, आरबीआई की दूसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और इसको आरबीआई ने स्टैब्लिश किया 1995 में। कब स्टैब्लिश किया? 1995 में। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कैसी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। और इस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या है? इसका काम है बैंक नोट्स को मैन्युफैक्चर करना। क्या काम है? बैंक नोट्स को मैन्युफैक्चर करना। आज की डेट में इस कंपनी की 2 प्रेसेज हैं। 2 प्रेसेज हैं। कहां कहां पर? एक है मैसूर कर्नाटका में और दूसरी है सलबोनी वेस्ट बंगाल में। एक है मैसूर कर्नाटका में और दूसरी है सलबोनी वेस्ट बंगाल में। बहुत सिंपल। दूसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1995 में स्टैब्लिश किया गया। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको सेटअप किया गया है, जिसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। और इसका काम क्या है? इसका काम है बैंक नोट्स को मैन्युफैक्चर करना। इस कंपनी की 2 प्रेसेज हैं। कहां कहां पर? एक मैसूर कर्नाटका में और दूसरी सलबोनी वेस्ट बंगाल में। अच्छा, आरबीआई की तीसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और इसको आरबीआई ने स्टैब्लिश किया 2016 में। कब स्टैब्लिश किया? 2016 में स्टैब्लिश किया। और इसका काम क्या है? रिजर्व बैंक और इसकी जितनी भी रेगुलेटेड फर्म्स हैं, उनको जो भी आईटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, वो सब कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है ये सब्सिडरी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सब्सिडरी का नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन।
कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1978 में स्टैब्लिश किया गया इसको। किस एक्ट के तहत? DICGC एक्ट ऑफ 1961 के तहत। इसका काम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। दूसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1995 में स्टैब्लिश किया गया इसको। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और इसका काम क्या है? बैंक नोट्स को मैन्युफैक्चर करना। तीसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 2016 में स्टैब्लिश किया गया इसको और इसका काम क्या है? रिजर्व बैंक को और रेगुलेटेड फर्म्स को, जो भी रिजर्व बैंक के रेगुलेटेड फर्म्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, जो कि आज की डेट में बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आरबीआई की चौथी सब्सिडरी कौन सी है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। क्या नाम है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका भी काम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये जो IDRBT है, इससे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने टेक ओवर किया इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को। इन तीनों को इसने टेक ओवर किया और आज की डेट में इसका काम क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना। कब ये इफेक्टिव हुई? ये इफेक्टिव हुई 1 अप्रैल 2016 को। कब इफेक्टिव हुई? 1 अप्रैल 2016 को। और पांचवी सब्सिडरी का नाम क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या नाम है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इनोवेशंस को फॉस्टर करना, इनोवेशंस को और आगे बढ़ाना काम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इतना जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतने जल्दी इनोवेशंस हो रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अपना इंपॉर्टेंट काम है। देखो, बहुत सिंपल, आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं। एक का नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कब स्टैब्लिश किया गया? 1978 में। क्या काम है इसका? इसका काम है डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। दूसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1995 में स्टैब्लिश किया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका काम क्या है? बैंक नोट्स को मैन्युफैक्चर करना। तीसरी सब्सिडरी का नाम क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 2016 में। इसका काम क्या है? रिजर्व बैंक को और उसकी जितनी भी रेगुलेटेड फर्म्स हैं उनको आईटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर चौथी सब्सिडरी का नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये कब इफेक्टिव हुई? 1 अप्रैल 2016 को इफेक्टिव हुई। और पांचवी सब्सिडरी का नाम क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इनोवेशंस को और आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, फॉस्टर करना, वो काम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। बहुत सिंपल सी बातचीत है। ये आरबीआई की 5 फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में। आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? और कई सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के, एक एक करके अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या है आरबीआई का? आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। हमारे इकोनॉमी में ये जितने भी करेंसी नोट्स हैं, इन करेंसी नोट्स को इश्यू करने का काम किसका है? आरबीआई का है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है, उस 1 रुपए के नोट को आरबीआई इश्यू नहीं करता है। 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को मिंट करने का और इश्यू करने का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ध्यान देना कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं, उन करेंसी नोट्स को इश्यू करने का काम किसका है? आरबीआई का है। लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स, इनको मिंट और इश्यू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट को
और कॉइन्स को मिंट करती है, इशू करती है, लेकिन अल्टीमेटली इनको इकोनॉमी में सर्कुलेट कौन करता है? इकोनॉमी में अल्टीमेटली इनको सर्कुलेट आरबीआई ही करता है। तो बहुत सिंपल, आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। अच्छा, हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आरबीआई ने इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को कब अडॉप्ट किया? 1957 में अडॉप्ट किया। और कितना मिनिमम रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है? 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है। तो पहला फंक्शन क्या है आरबीआई का? कि आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। दूसरा, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बैंकिंग एजेंट के तौर पे भी काम कौन करता है? आरबीआई काम करता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, गवर्नमेंट के ट्रेजरीज को मैनेज करने का, मेंटेन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना है या बेचना है तो वो भी कौन करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है। गवर्नमेंट को अगर मॉनेटरी एडवाइस चाहिए, अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो कौन देता है? आरबीआई देता है। और अगर गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन के तौर पे पैसा भी गवर्नमेंट को कौन देता है? आरबीआई देता है। तो दूसरा फंक्शन क्या है आरबीआई का? कि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा, आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। ये जितने भी अदर बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह, ये सारे बैंक्स जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आरबीआई के पास में डिपॉजिट करते हैं। हम पढ़ेंगे सीआरआर के बारे में, हम पढ़ेंगे एसएलआर के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इस रिजर्व रिक्वायरमेंट के तहत जितने भी बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट का एक जो सर्टेन हिस्सा है, एक जो सर्टेन अमाउंट है, उसको आरबीआई के पास में डिपॉजिट करते हैं। क्यों डिपॉजिट करते हैं? कि कल को अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये जो डिपॉजिट का पैसा है, ये डिपॉजिट का पैसा काम में आता है। ये जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये कैश को दो तरीके से रखते हैं। कुछ कैश ऐसा होता है जिसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपने पास में रखते हैं, लोन के तौर पर नहीं दे सकते हैं, जिसको बुलाया जाता है एसएलआर। क्या बुलाया जाता है? एसएलआर। और कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कि ये कमर्शियल बैंक्स सीधे सीधे आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवा देते हैं, इसको भी लोन के तौर पे नहीं दिया जा सकता है, इसको बुलाया जाता है सीआरआर। सीआरआर और एसएलआर एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, कि जितने भी अदर बैंक्स हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जो है वो आरबीआई के पास में डिपॉजिट करते हैं। तो आरबीआई के तीन फंक्शंस हमने पढ़े। एक तो आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स, जितने भी करेंसी नोट्स हैं हमारी इकोनॉमी में उनको इश्यू कौन करता है? आरबीआई। लेकिन ध्यान क्या देना है कि 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को मिंट करने का और इश्यू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, कोई मॉनेटरी एडवाइस चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगा। बैंकिंग एजेंट के तौर पे कौन काम करता है गवर्नमेंट के लिए? आरबीआई काम करता है। गवर्नमेंट का कोई अकाउंट है, ट्रेजरीज हैं, उनको मैनेज करने का काम किसका है? आरबीआई का है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम किसका है? आरबीआई का है। अगर सरकार को लोन चाहिए तो लोन के तौर पे पैसा भी गवर्नमेंट को कौन देता है? आरबीआई देता है। तीसरा, आरबीआई का फंक्शन क्या है? इट इज द बैंकर्स बैंक। जितने भी अदर बैंक्स हैं छोटे मोटे, वो सब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि अगर कभी क्राइसिस आ जाए तो इस डिपॉजिट के थ्रू चीजों से डील किया जा सके। फिर चौथा आरबीआई का फंक्शन क्या है? कि इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई इज द ओनली बैंकर टू बैंक्स। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो वो सीधे सीधे किसको अप्रोच करते हैं? वो सीधे सीधे आरबीआई को अप्रोच करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो मतलब अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई भी दिक्कत आएगी तो इकलौता हेल्प कौन है? इकलौती मदद उनको कहां से मिलेगी? आरबीआई से मिलेगी। तो आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। पांचवा, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसका कस्टोडियन भी कौन है? आरबीआई है।
वो किसकी निगरानी में रखा हुआ है, वो किसकी जिम्मेदारी में रखा हुआ है, वो आरबीआई की जिम्मेदारी में रखा हुआ है। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एग्जैक्टली क्या होता है अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर वगैरह उनको रखा जाता है, इसमें कुछ बैंक डिपॉजिट्स भी रखे जाते हैं, इसमें कुछ गोल्ड भी रखा जाता है, इसमें कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी रखे जाते हैं। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसको क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में टाइम आने पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसका कस्टोडियन भी कौन है, आरबीआई है। ये किसकी निगरानी में रखा हुआ है, ये आरबीआई की निगरानी में रखा हुआ है। फिर इसके अलावा आरबीआई के और क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आरबीआई का। कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है आरबीआई, ये होपफुली आपको पता होगा, कई दिन से अपन इस पे बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, मनी सप्लाई को जितना जरूरी है उतना लेवल पे रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई। सो आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। एंड फाइनली आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। आरबीआई को रेगुलेटरी पावर्स मिली हुई हैं अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। किस बैंक को लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, किस बैंक की स्थिति कैसी है, किस तरीके से बैंक्स को रेगुलेट करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सारा कामकाज कौन देखता है, आरबीआई देखता है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। देखो एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और बहुत इजी फंक्शंस हैं, आपको पता होंगे, ऑलरेडी आपके दिमाग में होने चाहिए। आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। सभी करेंसी नोट्स को इश्यू करने का काम किसका है, आरबीआई का। लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स उनको इश्यू, उनको मिंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, कोई मॉनेटरी एडवाइस चाहिए, कौन देता है, आरबीआई देता है। बैंकिंग एजेंट के तौर पे कौन काम करता है, आरबीआई करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। गवर्नमेंट को लोन कौन देता है, आरबीआई देता है। आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। ये जितने भी छोटे मोटे अदर बैंक्स हैं ये सभी कैश के तौर पे आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ताकि कभी क्राइसिस आए तो इस डिपॉजिट के पैसे को यूज किया जा सके और क्राइसिस से डील किया जा सके। चौथा, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कोई भी दिक्कत होगी तो इकलौती हेल्प, लास्ट हेल्प कहां से मिलेगी, आरबीआई से मिलेगी। आरबीआई विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये जितने भी बैंक्स हैं इनके लिए आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिर इसके अलावा आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसका कस्टोडियन, वो किसकी निगरानी में रखे हुए हैं, आरबीआई की निगरानी में रखे हुए हैं। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आरबीआई का। एंड आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। बैंक्स को रेगुलेट करने का काम, बैंक्स के ऊपर निगरानी रखने का काम किसका है, आरबीआई का है। और आरबीआई को ये रेगुलेटरी पावर्स कहां से मिलती हैं, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के थ्रू। अच्छा, कुछ 2-3 छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। एक इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 है। ये जो इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 है ये क्या कहता है कि 1000 रुपए तक के डिनोमिनेशन के कॉइन्स इकोनॉमी में इश्यू किए जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 1000 रुपए का कॉइन इश्यू किया जा सकता है इकोनॉमी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहां कहा गया है, इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 में। दूसरा एक्ट है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये क्या कहता है कि मैक्सिमम 10,000 तक के डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स को इश्यू किया जा सकता है। देखो, इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 1000 रुपए तक का कॉइन इकोनॉमी में इश्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का करेंसी नोट इकोनॉमी में इश्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो 1 रुपए का नोट होता है ये इकलौता ऐसा करेंसी नोट है जिसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स होते हैं, जिसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। बाकी 500 का, 100 का, ये जितने भी नोट हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि मैं धारक को वचन देता हूं और नीचे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते हैं।
और क्यों होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन? बिकॉज ये जो 1 रुपए का नोट है इसको इश्यू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो सेशन छोटा रखा है अपन ने, और शायद बैठेगा भी ऐसे ही, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी सेशन है। इसमें फंक्शंस ऑफ आरबीआई अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये जो सब्सिडरीज हैं इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी रखना। इजी सेशन है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।